एक तरफ जहां अभिमन्यु अपने कैबिन में किसी का आना तक पसंद नहीं करता था, खास करके औरतों का, तो वही आज उसके कैबिन में उसके बॉस वाले चेयर पर एक लड़की सोई है। फिर भी उसके बॉस को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इस बात को जानने के बाद सभी के मन में उत्सुकता पैदा होती है कि आखिर वो लड़की है कौन और वह दिखती कैसी है। इसलिए सभी वाइस प्रेसिडेंट के पास जाते हैं। एक साथ इतने एम्प्लॉय को अपने कैबिन में देख वाइस प्रेसिडेंट पहले तो काफ़ी चौंक जाता है, पर जब वह उनकी डिमांड सुनता है तो वह तुरंत से ना करते हुए बोलता है, तुम लोगों का दिमाग खराब है। तुम चाहते हो कि मैं बॉस की कैबिन में बैठे उस लड़की का पिक्चर क्लिक करके लाऊं तुम सब के लिए? यस सर, प्लीज़ हेल्प। वाइस प्रेसिडेंट, प्लीज़ सर। अभिमन्यु ने आज से पहले अपने ऑफिस के काम कर रहे किसी भी फीमेल एम्प्लॉय को अपने कैबिन में घुसने तक नहीं दिया था, इसलिए वह सब इस बात को जानने के लिए काफ़ी उत्साहित थे कि आखिर वह लड़की दिखने में कैसी होगी जो उसका खड़ूस बॉस पिघल गया, जिसकी वजह से उसने अपने बॉस की कुर्सी पर उस लड़की को सोने का मौका दिया। इसी एक्साइटमेंट की वजह से अभी वाइस प्रेसिडेंट के पास जितने भी एम्प्लॉय खड़ी थी उसमें ज़्यादातर सिर्फ लड़कियां ही थी। ऐसे उन लड़कियों की रिक्वेस्ट सुन वाइस प्रेसिडेंट का चेहरा लाल हो जाता है। वाइस प्रेसिडेंट अपने एम्प्लॉय के साथ हमेशा से फ्रेंडली रहता था, पर उसे कभी भी इतनी सारी लड़कियों की अटेंशन एक साथ नहीं मिला था, इसलिए उन लड़कियों के ऐसे खुद से रिक्वेस्ट करते देख उसका चेहरा लाल हो जाता है। वह उनसे बोलता है, ठीक है, मैं कोई गारंटी नहीं ले सकता, पर मैं कोशिश करूँगा। इतना बोलकर वाइस प्रेसिडेंट अपने हाथ में एक फाइल उठा अभिमन्यु की कैबिन की ओर बढ़ जाता है। वही अभिमन्यु अपने कैबिन में काम करते करते बार बार बीच में अभिमन्यु की नज़रें अपने बगल में सो रही धवी पर जाती है। अभिमन्यु के आंखों के सामने अभी भी अकाउंट्स मैनेजर की वह नज़रें घूम रही थी कि कैसे वह धवी को स्कैन किए जा रहा था। उस बारे में सोचते हुए अभिमन्यु को काफ़ी गुस्सा आ जाता है। वह धवी की ओर देखता है जो अभी सोई हुई काफ़ी मासूम और खूबसूरत लग रही थी। धवी की ऐसी खूबसूरती देख अभिमन्यु खुद में बोलता है, मानना पड़ेगा अंकल ने काफ़ी मेहनत किया है। अगर मैं आगे चलकर इस रोबोट के साथ शादी भी करता हूँ तो सभी की नज़रें इस पर ही होगी। कोई भी इसके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में जानने की कोशिश नहीं करेगा। सभी को यही लगेगा कि अभिमन्यु सिंघानिया इस लड़की के इश्क में दीवाना होकर इसे शादी कर रहा है। यही सब सोचते हुए अभिमन्यु के चेहरे पर एक मुस्कान दौड़ जाती है। अचानक से अभिमन्यु अपना हाथ बढ़ा धवी के आंखों पर आ रहे उसके बाल को साइड करता है, जो उसे अभी उसका चेहरा दिखने से रोक रहा था। अभिमन्यु यह कर ही रहा था कि तभी गेट पर नॉक होता है। गेट पर किसी ने नॉक करते ही तुरंत से अभिमन्यु धवी से अपनी हाथ हटा सीधे बैठ अपने लैपटॉप में काम करने लगता है। तो तभी उसके सामने वाइस प्रेसिडेंट मुकेश था। मुकेश को देखते ही अभिमन्यु अपने लैपटॉप पर उंगलियां चलाते हुए पूछता है, क्या हुआ, तुम इस वक्त यहाँ? वो प्रेसिडेंट, मैं माफ़ी चाहूँगा आपको डिस्टर्ब करने के लिए, पर मिस्टर मेहर के प्रोजेक्ट में मुझे आपकी कुछ मदद चाहिए थी। क्या आप अभी फ्री हो? मुकेश की यह बात सुन अभिमन्यु उसकी आंखों में देखता है तो अभी मुकेश भी काफ़ी घबराए हुए था। वह उसकी आंखें कभी कभी धवी के ऊपर जा रही थी। यह देख अभिमन्यु उसे थोड़ा गुस्से में बोलता है, आखिर मैं तुमको पैसे क्यों दे रहा हूँ जब मुझे ही सब कुछ करना है? चुपचाप से यह डील तुम क्रैक करो, बाकी इसमें तुम्हारी तरफ से कुछ भी नहीं सुनना चाहता। अभिमन्यु की ऐसी बातें सुन मुकेश पहले तो डर जाता है। वह तुरंत से उस फाइल को उठाते हुए वापस से धवी की ओर देखता है। मुकेश के पॉकेट में अभी उसका फ़ोन था जिसमें कैमरा था। उस फ़ोन कैमरे में 20 सेकंड पर एक फ़ोटो क्लिक करने का सेट किया हुआ था, इसलिए अभिमन्यु से फाइल लेने के बाद मुकेश धवी की ओर देखता है। धवी सच में काफ़ी खूबसूरत थी। मुकेश उसे देखकर काफ़ी इम्प्रेस हुआ था। वही अपने काम में लगा अभिमन्यु अचानक से अपना सिर ऊपर उठाकर देखता है तो मुकेश अभी भी उसके कैबिन में था और उसकी नज़रें धवी की ओर थी। यह देख अभिमन्यु का गुस्सा बढ़ जाता है। वह अपने टेबल पर हाथ मारते हुए थोड़ा गुस्से में बोलता है, तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो? क्या तुमने आज से पहले किसी लड़की को ऐसे सोते नहीं देखा? सॉरी प्रेसिडेंट, वो बस मैंने आज से पहले किसी लड़की को आपके कैबिन में नहीं देखा था। आई एम सॉरी प्रेसिडेंट, आई एम सो सॉरी। इतना बोलते हुए तेजी में मुकेश अभिमन्यु के कैबिन से बाहर निकल जाता है। वह जान गया था कि अभिमन्यु के कैबिन में अगर 1 सेकंड और रहता है तो शायद से वह इस ऑफिस में रहने के लायक नहीं रहेगा। मुकेश के जाने के बाद अभिमन्यु जाकर
अपने कैबिन की डोर को बंद कर देता है। अभिमन्यु अपनी सीट पर आकर बैठकर काम करना स्टार्ट करता है, पर उसका मन अब काम में नहीं लग रहा था। वो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो गया था। उसके सामने बार बार मुकेश और अकाउंट मैनेजर की आंखें घूम रही थी कि कैसे वो धवी को घूरे जा रहे थे। इस बारे में सोचते हुए अभिमन्यु को काफ़ी गुस्सा आ रहा था। वह गुस्से में अपने सामने रखी उसकी गिलास का हाथ मार नीचे गिरा देता है। अचानक से अभिमन्यु खड़ा होता है और अपना कोट खोल उससे धवी के ऊपर उठा देता है। धवी अभिमन्यु के उस कोट के अंदर पूरी तरीके से छिप गई थी। यह देख अभिमन्यु का चेहरा नॉर्मल हो जाता है। अब धवी को कोई नहीं देखेगा, यह सोचते हुए अभिमन्यु का चेहरा नॉर्मल हो जाता है। अभी दोपहर के 3 बज रहे थे। वही अभिमन्यु अपने काम में लगा हुआ था। वह बिना रुके काम किए जा रहा था। अभिमन्यु की डेली रूटीन यही थी। वह दिन में सिर्फ काम करते रहता था। वह अभी भी अपने काम में बिजी था कि तभी उसका फ़ोन बजता है। यह फ़ोन उसकी दादी का था। अपनी दादी की कॉल देख तुरंत से अभिमन्यु फ़ोन उठाता है। दादी, बेटा तू कहाँ है? अभिमन्यु, दादी अभी यह वक्त ऑफिस का है, तो यह तो आप भी जानती हो मैं ऑफिस में हूँ। अभिमन्यु को समझ नहीं आ रहा था कि उसकी दादी ने उसे अभी कॉल क्यों किया, क्योंकि वह हर रोज़ उस टाइम पर ऑफिस में ही रहता था। अभिमन्यु की जवाब सुन दादी थोड़ा चिंता दिखाते हुए बोलती है, वह बेटा मैंने आज धवी को तेरे ऑफिस भेजा था तेरे लिए लंच लेकर, क्योंकि तू आज लंच करके नहीं गया था। पर बेटा अब तक वह वापस नहीं आई। मुझे लगता है हमारे दुश्मनों ने उसका किडनैप कर लिया है। दुश्मन किडनैप? अभिमन्यु अपनी दादी की बात सुन चौंक जाता है। लगता है आजकल उसकी दादी कोई क्राइम सीरियल देख रही थी, तभी उसके दिमाग में यह बात आया होगा। इतना सोचते हुए अभिमन्यु के चेहरे पर मुस्कान आ जाता है। वह अभी दादी से बोलता है, ओह मेरी भोली दादी, यह सब आप क्या बोल रही हैं? हम बिजनेस फैमिली के लोग हैं, कोई माफिया वाले नहीं जो हमारे दुश्मन होंगे। तू मेरा मजाक उड़ा रहा है? देख मेरी बात सुन, धवी गायब है, वह मिल नहीं रही और तुझे मजाक करना है। दादी की यह बात सुन अभिमन्यु अपने साइड वाले चेयर पर देखता है तो अभी वहाँ धवी थी। सबको ऐसा लग रहा था कि धवी सो रही है, पर अभिमन्यु ही जानता था कि धवी की तरफ से इस शांति का वजह क्या है। अपने दादी को ज़्यादा परेशान ना करते हुए अभिमन्यु उनसे यह बता देता है कि धवी अभी उसके साथ है, वह उसके काम में मदद कर रही है। अभिमन्यु की बात सुन दादी थोड़ा गुस्सा दिखाते हुए बोलती है, तूने तो कहा था मेरी पोता बहू सिर्फ मेरी सेवा में रहेगी, फिर तू उससे अपनी काम कैसे करवा रहा? काम नहीं दादी, आपकी पोता बहू आपके साथ ही रहेगी, वह बस जा रही है, आप रुको मैं ड्राइवर से उसे भेजता हूँ। अपनी दादी को समझाते हुए इतना बोलने के बाद अभिमन्यु फ़ोन रखने वाला था कि तभी दादी बोलती है, नहीं उसको तू ड्राइवर के साथ ना भेजकर खुद लेकर आ जा। नहीं दादी मैं नहीं आ सकता, वह मेरी मीटिंग है। आप मेरी अभी अभिमन्यु की अपनी बातें ख़त्म कर पाते कि उससे पहले ही दादी बोलती है, मुझे कुछ नहीं पता, तू अभी मेरी बहू को लेकर आ रहा है वरना फिर तू देख लेना। इतना बोलने के बाद दादी बिना अभिमन्यु की बातें सुने फ़ोन रख देती है। दादी की फ़ोन कट होने के बाद अभिमन्यु शांत हो जाता है। वह सोई हुई धवी की ओर देखता है जो अभी कितना शांत लग रही थी। वही अगर वो जागी होती तो अभी अभिमन्यु से कितना तरह के सवाल पूछती। धवी की ओर देखते हुए यह सब सोच रहे अभिमन्यु के चेहरे पर अचानक से मुस्कान आ जाती है। अब जबकि दादी ने बोला था तो उसे जाना ही था, इसलिए अभिमन्यु अपने असिस्टेंट को बुला जाने का इंतजाम करने के लिए बोलता है। असिस्टेंट से बोलने के बाद अभिमन्यु तुरंत से धवी के पास जा उसे नीचे की ओर झुकाने की कोशिश करता है, जिससे वह धवी की कमर पर लगे उस स्विच को ऑफ करे। अभिमन्यु यह खुद को सोचने से रोक नहीं पा रहा था कि आखिर प्रणव चटर्जी ने ऐसा क्यों किया। भला कमर के इतने नीचे कौन ऑफ ऑन का स्विच रखता है? क्या प्रणव चटर्जी ने भी उसे यहाँ पर हाथ लगाया होगा? यह सोचते हुए तुरंत से अभिमन्यु को गुस्सा आ जाता है। वह गुस्से में धवी के कमर के पास अपनी हाथ ले जा उसे ऑन कर देता है। धवी की स्विच ऑन करने के बाद अभिमन्यु पीछे बैठ पाता कि उससे पहले धवी की आंखें खुल जाती है। आंख खुलते ही उसने अपने सामने अभिमन्यु को देख धवी के चेहरे पर मुस्कान आ जाता है। वह अभिमन्यु के कंधे को पकड़ते हुए बोलती है, हबी यह आप क्या कर रहे हो? आपको पता नहीं अभी हमारी शादी नहीं हुई है। धवी की यह बात और उसका ऐसा रिएक्शन देख अभिमन्यु को समझ नहीं आता वह क्या बोले। वह पीछे हटने को होता है तो भी नहीं हट पाता क्योंकि धवी ने अभी उसको कंधे से पकड़ रखी थी। यह देख अभिमन्यु धवी के हाथ को पकड़ उसे हटाने की कोशिश करते हुए बोलता है, तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं,
मैं तो बस तुम्हें उठा रहा था क्योंकि हमें अभी दादी घर से बुलाया है। तुम सो गई थी इसलिए मैंने तुम्हें पहले नहीं परेशान किया। अभिमन्यु की यह बात सुनते ही तुरंत से धवी उसे खुद से दूर हटाते हुए बोलती है, क्या हमें दादी ने बुलाया था? हम भला ऐसे यहाँ कैसे सो सकते हैं? हमें जल्दी घर जाना होगा। धवी को पता नहीं था, पर अभी उसके ऐसे धक्के देने की वजह से अभी अभिमन्यु कुछ दूर पर जाकर गिरा था। वह तो अभिमन्यु ने अपना हाथ लगा दिया था, वरना तो आज उसका सिर फूट जाता। वही घर जाने के लिए चिंता में आई धवी जैसे ही अभिमन्यु को अपने साथ चलने के लिए बोलती है, उसके तरफ मुड़ती है तो उसकी नज़र नीचे फर्श पर गिरे अभिमन्यु पर पड़ता है। अभिमन्यु को ऐसे नीचे गिरे देख तुरंत से धवी उसके पास आ उसे उठाने में मदद करते हुए बोलती है, अभी यह कैसे हुआ? आप यहाँ नीचे क्यों बैठे हो? धवी के मुंह से यह बात सुन अभिमन्यु गुस्से में अपनी दांत पीस लेता है। इस लड़की की वजह से उसकी यह हालत हुई थी। अभी कुछ सेकंड पहले उसी ने उसे इतने ज़ोर से धक्का मारी थी और अब वह ऐसे दिखावा कर रही है जैसे उसे कुछ पता ही नहीं था। धवी की मदद से अभिमन्यु उठता है। उसके पैर हाथों में कुछ खरोंच लग गया था क्योंकि उसने अभी खुद को बचाने के लिए अपने हाथों का इस्तेमाल किया था, इसलिए उसके हाथ छिल गए थे। वही अभिमन्यु को खड़ा करने के बाद धवी की नज़र जैसे ही अभिमन्यु के हाथ पर पड़ती है, वह तुरंत से धवी के हाथ पर अपने मुंह से फूंकने लगती है। धवी के ऐसा करने की वजह से अभिमन्यु का गुस्सा एक पल में गायब हो जाता है। उल्टा वो थोड़ा थोड़ा मुस्कुरा रहा था। तुरंत से अभिमन्यु ऑफिस के अलमीरे से दवाई का बॉक्स निकाल, उसमें से डिटॉल निकाल, उससे अभिमन्यु के हाथ पर लगे घाव को साफ कर वहाँ बैंडेज बांध देती है। अभिमन्यु अपने लिए धवी को इतना परेशान होते देख काफ़ी खुश हो रहा था। बचपन में ही अपनी माँ के चले जाने के बाद अभिमन्यु की दादी ही एक ऐसी थी जिन्होंने उनका ख्याल रखा, उसे संभाला था, वरना तो रमन सिंघानिया अपने शराब और बिजनेस में ही डूबे रहते थे। अभिमन्यु की माँ जब अभिमन्यु छोटा था तभी वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई थी क्योंकि अभिमन्यु के डैड ज़्यादातर वक्त अपने ऑफिस में दिया करते थे, इसलिए उसके पास अपने परिवार के लिए कोई वक्त नहीं रहता था। वही अभिमन्यु की माँ खुद के लिए वक्त चाहती थी, पर रमन सिंघानिया उसे वक्त देते नहीं थे। इस बीच अभिमन्यु की माँ की दोस्ती वहीं उसके घर के काम कर रहे माली से बढ़ जाती है, जिसके कुछ ही दिनों बाद अभिमन्यु की माँ बिना अभिमन्यु और रमन सिंघानिया की चिंता किए हुए उस माली के साथ उस घर को छोड़कर चली जाती है। अभिमन्यु को जब उसके डैड की ज़रूरत थी तब रमन सिंघानिया ने शराब को अपना साथी बनाया था। अपनी पत्नी के जाने के गम में रमन सिंघानिया पूरी तरह से शराब में डूब गए थे। अपने डैड की ऐसी हालत देख अभिमन्यु पूरी तरह से टूट गया था। उस वक्त उसकी दादी ही वो थी जिन्होंने अपने पोते और बेटे दोनों को संभाला था, इसलिए अभिमन्यु अपनी दादी के लिए जान देने के लिए भी तैयार रहता था। वह उसकी हर बात मानता। वही बचपन में सही वक्त पर रमन सिंघानिया से साथ ना मिलने की वजह से आज अभिमन्यु की बॉन्डिंग उनके साथ सही नहीं, इसलिए आज अभिमन्यु उनसे भी कटा कटा रहता है। यह बात अलग है कि वह उनसे नफरत नहीं करता क्योंकि वह जानता है वह उसकी मॉम को लेकर इस तरह टूटे हुए थे कि उन्होंने अपने बेटे पर ध्यान तक नहीं दिया। पर अभिमन्यु की नफरत अपनी माँ के लिए बेहिसाब थी। वह अपनी माँ से इस हद तक नफरत करने लगा था कि धीरे धीरे सभी लड़कियों से उसकी नफरत बढ़ने लगी थी। उसे अपने पास लड़कियाँ पसंद नहीं थी, इसलिए अपनी दादी के इतना जिद करने के बाद अभिमन्यु ने एक रोबोट से शादी करने को हाँ कहा, पर लड़की से नहीं। आज ऐसी धवी को खुद के लिए परेशान होता देख, उसे उसके हाथों में ऐसी दवाई लगाते देख अचानक से इतने सालों से अभिमन्यु का शांत मन बेचैन होने लगता है। उसे अंदर से अजीब अजीब की ख्वाहिश जागने लगता है। अभिमन्यु अपने ख्वाब में डूबा था कि तभी उसे धवी की आवाज़ सुनाई देती है, हवि क्या आपको सच में दर्द नहीं हो रहा? धवी की बात सुनते ही तुरंत से अभिमन्यु वहाँ से आगे बढ़ धवी को चलने का इशारा करते हुए बोलता है, नहीं मैं ठीक हूँ, हमें घर चलना चाहिए। अभिमन्यु का इतना बोलना था कि तुरंत से धवी उसकी बाजुओं को पकड़ लेती है। धवी को ऐसे पकड़ते देख अभिमन्यु उसे रोकना चाहता था, पर फिर उसे ध्यान आता है कि इसे रोकने से उसे कुछ हासिल नहीं होने वाला। वैसे भी यह सब प्रणब चटर्जी के डाटे की वजह से है। वह रुकेगी नहीं और ऊपर से कोई और नया ड्रामा क्रिएट कर देगी। अभिमन्यु धवी को वह करने देता है जो वह करना चाहती है।
वही धवी अपने चेहरे पर मुस्कान लिए अभिमन्यु को बाजू को कसकर पकड़ उसके कैबिन से बाहर निकलती है। अभी ऑफिस आवर ही था। अभी सारे एम्प्लॉय ऑफिस में काम ही कर रहे थे। सभी का ऑफिस से जाने का वक्त 4 बजे के बाद का था, इसलिए जैसे ही अभिमन्यु अपने कैबिन से निकलता है, सारे एम्प्लॉय अपनी आंखें फाड़े हुए उसकी तरफ देखने लगते हैं। लड़के हो या लड़कियां, दोनों ही अभिमन्यु और धवी को ऐसे एक साथ इतना क्लोज देखकर काफ़ी चौंक गए थे। उन्हीं में एक फीमेल एम्प्लॉय अपने साथी से बोलती है, क्या सच में यह अपना ही वही खड़ूस बॉस है जिससे लड़कियों से इतनी नफरत थी? पर यहाँ तो वह इस लड़की के साथ काफ़ी खुश दिख रहा है। उस लड़की की बात काटते हुए उसका साथी बोलता है, क्यों तुझे बॉस के साथ चल रही वो लड़की दिख नहीं रही? जरा ध्यान से देख, कितनी खूबसूरत है। लगता है अब बॉस की तपस्या भी भंग हो गई। हाँ, लगता है हमारे परशुराम बॉस के लिए भी मेनका आ गई है उनका तपस्या भंग करने। उस लड़के की इस बात को सुन वहाँ के सारे लड़के हंसने लगते हैं। वहीं लड़कियाँ अभी भी कुछ सोच में थी। ऐसा लग रहा था वो शायद से धवी से जल रही थी या फिर उसके दिमाग में कोई प्लान चल रहा था। अभिमन्यु और धवी कब के वहाँ से निकल गए थे, इसलिए उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं सुना। अभिमन्यु को अपने आसपास बोल रहे किसी भी आदमी से कोई फर्क नहीं पड़ता था, इसलिए धवी को अपने साथ लेकर वह सीधे से जाकर बाहर लगे अपने कार में बैठ जाता है। ड्राइवर पहले से ही तैयार था, इसलिए अभिमन्यु और धवी का बैठना था कि तुरंत से ड्राइवर कार स्टार्ट कर देता है। थोड़ी देर बाद अभिमन्यु अपने घर पहुंचता है तो घर का नज़ारा देख चौंक जाता है। अभी उसके घर में एक बार फिर से एक पंडित था और उसके सामने अभी उसकी दादी और डैड बैठे थे। अभी अभिमन्यु ज़्यादा कुछ समझ पाता कि उससे पहले ही धवी जो अब तक उसके साथ खड़ी थी, वह उसका हाथ छोड़ दादी के पास जाके उसके बगल में बैठते हुए उनसे पूछती है, दादी क्या पंडित जी अभी हमारी शादी की डेट निकालने के लिए आए हैं? हाँ धवी, तुमने बिल्कुल सही कहा। मैं तुम्हारे और अभिमन्यु की शादी के दिन निकलवाने के लिए पंडित जी को बुलाया है। अपनी दादी और धवी की यह बात सुन अभिमन्यु चौंक जाता है। इसका मतलब था धवी को इस बारे में पहले से पता था। उसके परिवार वाले उससे ज़्यादा बातें इस लड़की से शेयर कर रहे थे और तो और वो लड़की भी उसके सारे सीक्रेट उनसे बहुत ही अच्छी तरह से छिपा रही थी। आज धवी कितना वक्त तक उसके साथ रही, पर फिर भी उसने उससे उस बारे में एक बार भी जिक्र नहीं किया। अभिमन्यु अभी अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा था। ज़्यादा कुछ ना सोचते हुए चुपचाप से अभिमन्यु अपनी दादी के दूसरी साइड जाकर बैठ जाता है। पंडित जी, अब आप ज़्यादा देर ना करते हुए मेरे पोते और पोते बहू के लिए एक अच्छा सा मुहूर्त निकाल दीजिए। मैं जल्द से जल्द इनको शादी के रिश्ते में बनते देखना चाहती हूँ। दादी के एक हाथ में धवी का हाथ लिए और दूसरे हाथ में अभिमन्यु का हाथ लिए उन दोनों का हाथ आपस में मिलाते हुए पंडित जी से बोलती है। दादी की यह बात सुन पंडित जी मुस्कुराते हुए बोलते हैं, जी माता जी। कुछ मिनट तक पंडित जी अपने पोथियों को ध्यान से देखते हैं। सब कुछ देखने के बाद पंडित जी दादी से मुस्कुराते हुए बोलते हैं, माता जी आपके पोते और पोते बहू की 36 के 36 गुण मिल रहे हैं। दोनों एक दूसरे के लिए बहुत सही है। इनका जोड़ी भी श्री राम और सीता मैया जैसा है। इसी माह की दिनांक 27 को इन दोनों का शादी का शुभ मुहूर्त निकल रहा है। अगर आप चाहें तो इन दिन इनका शादी कर सकती है, वरना फिर आपको 2 महीने दिनांक का मिलेगा। नहीं पंडित जी, हम शादी 27 को ही इन दोनों की करेंगे। हमसे 2 महीने का इंतज़ार नहीं हो पाएगा, और वैसे भी मैं देख रही हूँ मेरा पोता और धवी 2 महीने तक दूर नहीं रह सकता क्या? दादी की यह बात सुन अभिमन्यु चौंकते हुए पूछता है। वही धवी दादी की ऐसी बातें सुन मुस्कुराते हुए शर्माने लगती है। अभिमन्यु को ऐसे चौंकते देख दादी उसके कानों के पास जाकर बोलती है, तू कितना भी उड़ा ले बेटा, पर तू मुझसे बच नहीं सकता। मुझे पता है तू उसके बिना नहीं रह सकता, तभी तो आजकल तेरा ऑफिस में भी अकेले मन नहीं लग रहा। अभी तू ऑफिस के काम के बहाने उसे अपने पास रख रहा है। दादी की ऐसी बातें सुन अभिमन्यु अपने सिर पर हाथ रख देता है। उसकी दादी की इमेजिनेशन की दुनिया उसके सोच से कहीं ज़्यादा दूर तक जाती थी। वह कब किस बात को किस तौर से जोड़ ले, वह शायद से दादी खुद भी नहीं जानती थी। पंडित जी शादी का दिन निकलवाने के बाद चले जाते हैं। चूँकि धवी और अभिमन्यु की शादी का दिन आज से मात्र 2 दिन बाद की थी, इसलिए रमन जी शादी के इंतज़ाम करने में जुट जाते हैं।
वह अभी घर से बाहर चले गए थे। वही अभिमन्यु को इन सब से कुछ लेना देना नहीं था, इसलिए वह अपने कमरे में चला जाता है। प्रणब चटर्जी के घर में अभी प्रणब चटर्जी बैठे थे और उनके सामने अभी रमन सिंघानिया को इतना चिंता में देख प्रणब चटर्जी उनसे पूछते हैं, क्या हुआ? तूने जैसा चाहा था सब कुछ वैसा ही हो रहा है, फिर तू इतना टेंशन में क्यों दिख रहा? यार मैं ये सोच के परेशान हूँ कि इन सब में मानसी का क्या होगा। कहीं हमारे इस स्वार्थपन के चक्कर में उस लड़की की ज़िंदगी ना चली जाए। रमन सिंघानिया को ऐसे मानसी के लिए चिंता करते देख प्रणब चटर्जी उन्हें समझाते हुए बोलते हैं, तू इतना टेंशन क्यों ले रहा है? मैंने पहले ही तुझसे कहा ना, मानसी की बॉडी और वो रोबोट दोनों ठीक है। मानसी और धवी दोनों अपनी लाइफ जी रही है। तुझे बस उसे पानी से दूर रखना है, क्योंकि वह एक बार भी पूरे शरीर से पानी में भीग जाती है तो उसका 25% बॉडी खराब हो जाएगा। इसलिए ज़्यादा टेंशन ना लेते हुए चुपचाप से तुम अपने बेटे को सुधरते हुए देख, और अगर तुझे इतना भी मानसी की चिंता है तो बस उस पर थोड़ा ध्यान देना। प्रणब चटर्जी की यह बात सुन रमन सिंघानिया अपना सिर हाँ में हिला देते हैं, पर कहीं न कहीं रमन सिंघानिया का दिल अभी भी बेचैन था। उसके मन में अभी भी इस बात का डर था कि शायद से कुछ अनहोनी हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने वह करने की कोशिश की है जो इस सृष्टि के अनुकूल था। और तो और रमन सिंघानिया के कानों में बार बार उस पंडित की बातें गूंजे जा रही थी। रमन सिंघानिया ने भले ही अपने बेटे को सुधारने के चक्कर में इतना बड़ा फैसला लिया था, पर वह अब इन फैसलों को लेकर काफ़ी पछता रहे थे। प्रणब चटर्जी से मिलने के बाद रमन सिंघानिया वहाँ से अपने घर वापस चले जाते हैं। उसका मन अभी भी बेचैन था, पर वह जानते थे ऐसे घबराने से कुछ नहीं होने वाला। उन्हें बस उस लड़की और रोबोट का ध्यान रखना होगा ताकि कुछ अनहोनी ना हो। वहीं दूसरी तरफ रमन सिंघानिया के चले जाने के बाद प्रणब चटर्जी अपना फ़ोन उठा एक नंबर पर कॉल लगाते हैं। सामने वाला उससे कुछ बोलता है, जिस पर प्रणब चटर्जी के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। वह सामने वाले की पूरी बात सुनने के बाद बोलते हैं, कुछ भी हो जाए तुम्हें बस जितना कहा है वैसा ही करती रहो, बाकी जो भी तुम चाहती हो वह सब मैं पूरा कर दूंगा। तुम मेरा ख्याल रखो, मैं तुम्हारा। इतना बोलने के बाद प्रणब चटर्जी अपना फ़ोन रख देते हैं। फ़ोन रखते ही अचानक से प्रणब चटर्जी पागलों की तरह हंसने लगते हैं। वह हंसते हुए बोलते हैं, मुझे माफ़ करना रमन, पर इस जीवन में किए सारी गलतियों का प्रायश्चित इसी जीवन में करना पड़ता है। तू कभी भी शांति से नहीं रह सकता, मैं तुझे कभी शांति से रहने दूंगा ही नहीं। और तेरा बेटा, उसका तो जो हाल होगा वह तुम देख नहीं पाएगा। इतना बोलते ही प्रणब चटर्जी वापस से हंसने लगते हैं। वह पागलों की तरह हंसे जा रहे थे, पर अचानक से वह रोने लगते हैं। उनको देखकर यह कहना मुश्किल था कि वह खुश है या नाराज़, पर उसकी आंखों से आंसू के साथ साथ चेहरे पर मुस्कान दिख रहा था। क्या होगा मानसी का? क्या खेल रचा है प्रणब चटर्जी ने? अगर आप लोग को इस कहानी की आगे की स्टोरी सुननी है तो कमेंट्स में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि आप लोग को ये कहानी कैसी लगी। और वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।